बनिए चौकन्ने रहिए। हम हैं नन्हे दानिशमंद, नहीं किसी से कम। जल को साफ बनाया था, ताज़ी हवा से सजाया था। चलो फिजाएं साफ बनाए, खोए परिंदे वापस बुलाए। क्यों दुनिया वैसी ही नहीं जैसा कुदरत ने बनाया था। इल्म देना, रोशनी देना हमें, है अपने इरादे खूब बुलंद। हम हैं नन्हे दानिशमंद, हम हैं नन्हे दानिशमंद, हम हैं नन्हे दानिशमंद, हम हैं नन्हे दानिशमंद। अब्बू वो मुझसे बदतमीजी कर रहा था। आप तो अल्लाह मियाँ के सवारे हुए हैं। मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खुले हैं। तुम्हें तो हरारत सी हो रही है। कल अशरफ ने मोहसिन से झगड़ा किया, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हर सच्चे मुसलमान का फर्ज यही होना चाहिए कि वो भूखे को खाना दे। अगर वो तुम्हारा हमदर्द होता तो तुम्हें इस बीमारी की हालत में अकेला छोड़ देता। रहीम भाई, लगता है गांव पर डायन का कहर पड़ रहा है। ये लो सरफराज भाई, अस्पताल आ गया। हाँ बेटा, अच्छा बस। जी डॉक्टर साहब, दोनों बच्चों को मैंने अच्छी तरह चेक कर लिया है। कोई खास बात? देखिए, इन दोनों बच्चों के पेट में इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन की वजह डॉक्टर साहब? जाहिर सी वजह है, कोई गलत खान पान। जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं खाया। देखो, कभी कभी खाने वाले को पता ही नहीं चलता कि वो कैसा खाना खा रहा है या कैसा पानी पी रहा है, लेकिन पेट में जाते ही इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। मसलन डॉक्टर साहब? मसलन पानी की आलूदगी के चलते उसका किसी भी शक्ल में इस्तेमाल हमें नुकसान पहुंचा सकता है। जरा तफसील से बताइए डॉक्टर साहब। मिसाल के तौर पर, कल कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी यानी कि इंडस्ट्रियल फुजला में कई तरह की नुकसानदेह चीज़ें पाई जाती हैं। मसलन पारा भी पाया जाता है। पारे की ये खासियत होती है कि वो अपना असर और तासीर बहुत कम होता है। जब पारा कारखानों से निकलने वाले गंदे पानी के साथ नालों में होते हुए तालाब में आता है तो छोटी मछलियों के शरीर में जंग हो जाता है। बड़ी मछलियां और परिंदे जब इन छोटी मछलियों को खाते हैं तो पारा उनके जिस्म में जमा हो जाता है। ओह, तो डॉक्टर साहब, जब हम इन बड़ी मछलियों और परिंदों को खाते हैं तो पारा हमारे जिस्म में चला जाता है। बिल्कुल सही समझा आपने। इसी तरह पानी में कई तरह की गंदगियां मिल जाती हैं और इससे हमारी सेहत खराब हो सकती है। तो डॉक्टर साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल डिस्पोजल की वजह से पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है? बिल्कुल बिल्कुल जी। और इसमें मौजूद आलूदगी से पानी की कुदरती सलाहियत खत्म हो जाती है और फिर कई तरह की गैस बनने लगती है। और डॉक्टर साहब, पानी सड़ने लगता है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से पानी में रह रहे जानवर मर जाते हैं। और अगर ये पानी इंसान पीता है तो सोचिए उसका क्या हाल होगा। शायद इन बच्चों जैसा ही। ये तो आपने बड़े काम की बात बताई। जी हाँ। सही कहा आपने डॉक्टर साहब। दवा से पहले एहतियात जरूरी है। दवा तो मैं दूंगा ही, लेकिन ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि बच्चों के बीमार होने का कारण आप ही तलाश करें। आलूदा पानी इंसानी सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। मैं अपने ब्लॉक के ऑफिसरों से इसकी जांच करवाऊंगा। ये दवाइयाँ मैंने प्रिस्क्राइब कर दी, इन्हें आप टाइम पे देते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने आलूदा पानी के बारे में हमें इतनी जानकारी दी। मैं अपने गांव में जाकर इस बारे में बात करूंगा।
आओ बच्चों, आओ बेटा, आओ आराम से, आराम से। बच्चों बच्चों बच्चों, अरे रहीम चाचा, ये आप क्या कर रहे हैं? बच्चों मैं बीमारी की जड़ खोज रहा हूँ। बीमारी की जड़? हाँ, डॉक्टर ने कहा था ना कि हमारे गांव के बच्चे जो बीमार पड़ रहे हैं उसकी वजह गंदा पानी भी हो सकता है। लेकिन ये तो सारा साफ पानी है, ये गंदा कैसे हो सकता है? डॉक्टर का कहना ये भी है कि साफ पानी भी गंदा हो सकता है जब तक इसकी जांच ना हो जाए। तो मतलब इसी की वजह से हमारे गांव के बच्चे बीमार पड़ रहे हैं? हाँ, हमारी मैडम ने भी हमें वाटर पोल्यूशन के बारे में बताया था, यानी पानी की गंदगी के बारे में। अच्छा अच्छा, और क्या बताया? उन्होंने हमें बताया कि फैक्ट्री से आने वाला पानी हमारे पीने वाले पानी में मिल जाता है और उससे ऑक्सीजन की कमी होने के कारण सारे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। बच्चों वो देखो उधर, मैं लेकर आता हूँ। देखो बच्चों, देख रहे हो, ये है गंदा जहरीला पानी। इसको बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। अगर इसे हम पिएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, समझ गए? और थोड़े दिन पहले हमने यहाँ पर मरी हुई मछलियाँ भी देखी थी। हाँ देखा बच्चों, यहाँ पर मरी हुई मछलियाँ भी मिली हैं। इसका मतलब है ये पानी गंदा है। ये पानी जहरीला कैसे है? वो देखो, वो क्या है? वो तो फैक्ट्री है ना? हाँ, उसी से मिला ये केमिकल पानी, गंदा पानी आ रहा है और ये भी बोतलें वहीं से आ रही हैं। सारी गंदगी जो आती है वो उसी फैक्ट्री से आती है। अब हमें गांव चलना चाहिए और सबको इकट्ठा करके बताना चाहिए कि हम ये गंदा पानी नहीं पिएंगे। ठीक है, चलो चलो, शाबाश, आ जाओ। दुनिया में इंसान की सेहत ही सबसे बड़ी नेमत है और सेहत के लिए पानी अपनी अलग अहमियत रखता है। अगर हम आलूदा पानी पिएंगे तो हम अपनी सेहत से खिलवाड़ करेंगे। हमारे गांव में जो तालाब है उसका पानी गंदा हो चुका है। हमारे जानवर बीमार पड़ रहे हैं, हमारे गांव के लोग बीमार पड़ रहे हैं, हमारे गांव के बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमें गंदे पानी को रोकना होगा। और आप लोग जानते हैं ये गंदा पानी कहां से आ रहा है? हमारे गांव के मगरबी इलाके में जो फैक्ट्री है उसकी ये अहम वजह है। तो क्या आप फैक्ट्री बंद कराने की सोच रहे हैं? अगर फैक्ट्री इंसानी सेहत के लिए खतरा साबित हो रही है तो ये बंद भी हो सकती है। लेकिन हमारी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे गांव में जो गंदा पानी आ रहा है उस फैक्ट्री से पहले उसे रोका जाए। तो मियां, ये फैक्ट्री का गंदा पानी गिरेगा कहाँ? ये फैक्ट्री के मालिक के सोचने का काम है। हाँ, लेकिन हम ये जरूर चाहेंगे फैक्ट्री का गंदा पानी एक ऐसी जगह इकट्ठा हो जहां हमारे जानवर या हमारे गांव वालों को किसी तरह का नुकसान ना हो। मियां साहब, आपका ख्याल अच्छा है, मगर इसे अमली जामा पहनाएगा कौन? हम सभी गांव वाले। क्यों भाइयों, क्या आप इस फजूल की मेहनत में यकीन रखते हैं? बिल्कुल यकीन रखते हैं जमींदार साहब। कोई हमें जहर पिलाए और हम उसे चुपचाप कबूल कर लें। अच्छा, मगर ये मत भूलो फैक्ट्री का मालिक ऊंचे रसूख वाला है। दौलत के बल पर वो सब कुछ कर सकता है। गलत।
दौलत के बल पर आम लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। उसकी फैक्ट्री बंद हो सकती है। तो क्या आप उसकी फैक्ट्री बंद करवाएंगे? फैक्ट्री बंद नहीं हो सकती। तो उससे निकलने वाले गंदे पानी की रोकथाम का उसे पुख्ता इंतजाम करना होगा। सभी हजरात गौर से सुने, हम कल डीएम साहब से मिलेंगे। रहीम भाई, पूरा गांव आपके साथ है। हमारी सेहत से खिलवाड़ करने वाले किसी भी शख्स के साथ हम सख्ती से पेश आएंगे। हम सब कल डीएम साहब की कोठी पे चलेंगे। क्यों भाइयों? हाँ, ठीक है, हम सब चलेंगे। तो ठीक है भाइयों, गंदे पानी का नमूना हम डीएम साहब के पास लेकर जाएंगे और उनसे कहेंगे कि आलूदा पानी हमारी सेहत को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक कह रहीम भाई। अब हम कभी गंदा पानी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि गंदा पानी किसी जहर से कम नहीं है। अब हमें सिर्फ पाक पानी चाहिए, यानी कि साफ पानी चाहिए। ठीक है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आदाब बच्चों, बैठ जाइए। शुक्रिया। तो सब बच्चे आ गए? चलिए फिर हाजिरी शुरू करते हैं। नाजिर, साजिद, राहुल, मोहसिन, हाजिर मैम। मनीषा, हिना, मनीष, अफजल, हाजिर मैम। अशरफ। एब्सेंट मैम। ये अफजल अशरफ नहीं आया आज? मैम उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वो कल जरूर आएगा। चलिए बैठ जाइए। तो बच्चों चलिए हम आज का सबक शुरू करते हैं। बच्चों आज हम आपको समंदर के बारे में बताएंगे। तो बच्चों आप जानते हैं कि समंदर क्या होता है? बताइए अफजल। जहाँ पर ढेर सारा पानी होता है, नीले नीले रंग का। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बैठ जाइए। देखिए बच्चों मैं आपको बताती हूँ, हमारी ज़मीन का ज़्यादातर हिस्सा समंदर से घिरा है, जिसकी अपनी एक अलग ही दुनिया होती है। आप जानते हैं समंदर में ढेर सारी मछलियाँ पाई जाती हैं। अच्छा, आप में से किसी ने व्हेल मछली के बारे में सुना है? व्हेल मछली एक बहुत बड़ी मछली होती है, बल्कि सबसे बड़ी मछली होती है जो कि समंदर में पाई जाती है। समंदर में पानी के जहाज भी चलते हैं, समंदर में ऊंची ऊंची लहरें भी आती हैं, और आप जानते हैं समंदर में ज्वार भाटा भी आता है। मैडम ज्वार भाटा किसे कहते हैं? बच्चों देखो, जब समंदर की लहरें ऊंची ऊंची और बेकाबू होकर किनारों से पार निकल जाती हैं और आसपास के इलाकों में पानी फैला देती हैं ना, तो उसी को ज्वार भाटा कहा जाता है। बच्चों आप जानते हैं कि ज्वार भाटे का ताल्लुक चांद के छोटे और बड़े होने से होता है, यानी कि जब चांद पूरा बड़ा होता है तो ज्वार भाटा भी पूरे जोरों शोरों से आता है। समझ गए ना बच्चों? वैसे सागर के किनारे घूमने का अपना ही मजा है। सही कहा आपने, बैठ जाइए। तो बच्चों क्या आप लोग समंदर देखना पसंद करेंगे? अच्छा बच्चों, आपको पता है कि स्कूल की तरफ से सबका एक साथ समंदर की सैर पर जाने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। हम भी जाएंगे। लेकिन सैर पर जाने के लिए कुछ शर्तें हैं। मैम मेहरबानी करके आप उनकी शर्तें बताएंगी? बताती हूँ, बैठ जाइए। देखिए बच्चों, पहली शर्त तो ये है कि आप सभी की हाजिरी पूरी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी शर्त ये है कि कोई भी बच्चा शरारत नहीं करेगा, और तीसरी शर्त कि सैर पर आने वाले खर्चे को आप सभी को आपस में बांटना होगा, यानी सभी बच्चों को 5,000 रुपए देने होंगे। समझ गए बच्चों? जी हाँ। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। तो कल आप सभी अपने घर से समंदर की सैर पर जाने के लिए पूछ कर आएंगे, ठीक है? चलिए बच्चों।
क्या बात है अफजल, यूँ मायूस क्यों बैठे हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। भाई कोई ना कोई बात तो ज़रूर है, नहीं तो हमेशा हंसने मुस्कुराने वाला ये चेहरा यूँ बुझा बुझा तो नहीं रहता। बड़ी पैनी नजर है तुम्हारी। अच्छा, तो तुम समुंदर की सैर पर जा रहे हो ना? तमन्ना तो है, मगर क्या? मैं जाऊंगा तो अशरफ भी जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अब्बा 10,000 रुपए का इंतजाम कर पाएंगे? तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे अब्बा तुम्हारे जज्बातों की कदर करते हैं, वो तुम्हें मायूस नहीं होने देंगे। मुझे भी यही उम्मीद है। मैं घर जाके अशरफ से बात करूंगा। हाँ, ये सही रहेगा। अशरफ अपनी बात मनवाने में माहिर है, वो किसी ना किसी तरह तुम्हारे अब्बा को राजी कर ही लेगा। चलो तो फिर मैं घर जाके बात करता हूँ। ठीक है। अशरफ, बेटा आपकी तबीयत खराब है, आराम कीजिए, आप खेल रहे हैं। अम्मी, अब आपको कैसे बताऊं, मेरी तबीयत तो स्कूल में जाने तक ही खराब रहती है। नादा है। और उसके बाद तो शोक बच्चे अब्बा देखेंगे चिल्लाएंगे। बस करो, आ जाएंगे। अशरफ, लग जाएगी। तो जनाब की तबीयत खराब नहीं है। बिगाड़ो, खूब बिगाड़ो इसे। मैं अच्छा खासा सुबह स्कूल भेज रहा था, मगर अम्मा का प्यार उबलने लगा। देखो देखो अपने साहबजादे को कैसे कुलांचे मार रहा है। नहीं अब्बा, तबीयत तो मेरी वाकई खराब है, मगर इस तखत पर ज्यादा देर नींद नहीं आती। बना लो, खूब बहाने बना लो बेटा, जब खुद अब्बा बनोगे ना तब मालूम होगा। अरे आप तो नाहक उसके पीछे पड़े रहते हैं। तो मैं गलत कह रहा हूँ क्या? मुस्ताखी माफ, आप सही भी नहीं कह रहे हैं। दरअसल वाकई सुबह से इसकी तबीयत खराब है। देखिए बेगम, मुझे गुस्सा मत दिलाइए, वरना आप जानो आपका काम। आपको तो ना गुस्सा करने की आदत है। आपसे तो कोई जीत ही नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम बेटा, खुश रहो। अल्लाह, मेरा बच्चा आ गया स्कूल से। खाना खाया था? जी। बैग तो बड़ा भारी है अफजल, कपड़े तब्दील कर लो बेटा। जी। अच्छा अफजल, मैडम ने मेरे बारे में पूछा होगा ना, तुमने क्या कहा? कहीं तुमने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कह दिया? अगर ऐसा हुआ ना तो मुझसे बुरा तो कोई नहीं होगा बच्चों। ये बात जरूर याद रखना, तुम मुझसे कोई भी झूठ बोलो, मैं बस थोड़ी ही देर में सब कुछ साफ साफ समझ जाऊंगा। क्यों? अरे क्योंकि मेरे क्लास में मेरे अपने जासूस हैं। बोलते क्यों नहीं? देख अफसर, तेरी खामोशी ना मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रही है। बोल, अरे बोल ना अफजल, तुम्हें हो क्या गया? तब से बोलो बोलो की रट लगा रखी है, मुझे बोलने का मौका तो दो। चलो, मौका दिया तुम्हें, अब बताओ। एक खुशखबरी है। खुशखबरी? बताओ ना, क्या खुशखबरी है? बताता हूँ, पहले थोड़ा पानी तो पी लूं। पानी पीना है ना, मैं लेके आता हूँ, लेकिन उसके बाद क्या खुशखबरी है बताना। हाँ हाँ, पहले पानी तो ले आओ। हाँ, लेके आ रहा हूँ। हो गई तसल्ली? अब तो बता दो क्या खुशखबरी है, क्या बात है? बताओ ना भाई। अरे अब बता भी दो। बताता हूँ, स्कूल के सारे बच्चे समुंदर किनारे सैर पर जा रहे हैं। क्या बात है, मजा आ गया मेरे भाई। ऐसा करते हैं, मैं भी चलूंगा और तुम भी साथ में चलना। तुम भी चलना, कह तो दिया।
मगर हर बच्चे के 5-5 हजार रुपए लगेंगे। तो क्या हुआ? अरे अब्बा हुजूर जिंदाबाद। और सुन, आज से ना मैं एक दिन भी स्कूल नागा नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन एक बात है, समंदर की सैर पर वही बच्चे जाएंगे जिनकी हाजिरी पूरी होगी। लेकिन मेरी हाजिरी तो कम होगी, ये किसने कह दिया? अफजल मेरे भाई, अब मेरा क्या होगा? कुछ तो सोचना पड़ेगा। तरकीब क्या? प्रिंसिपल साहब की खिदमत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। क्या मियाँ, कैसी बातें कर रहे हो? प्रिंसिपल साहब की खिदमत करने से कुछ नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं होगा, और लोगों की नजर में आ जाते हैं। तो फिर और कौन सी तरकीब है? मेरे जहन में एक आइडिया आया है। पहली बात ये, हमारे टीचर्स को फरमाबरदारी अच्छी लगती है, और दूसरी बात ये कि अगर हमारे टीचर्स ये समझ जाए कि फला बच्चा मेहनती है और काम करने का शौक रखता है, तो वो टीचर्स की आंखों का तारा बन जाता है, तारा। ये बात तो ठीक है, मगर 2 रोज ही बाकी है। घबराओ मत। आइडिया नंबर 1, हम कल से स्कूल आधा घंटे पहले पहुंच जाएंगे। इतनी जल्दी स्कूल पहुंचकर करेंगे क्या? अरे मैं बताता हूँ क्या करना है। हम सबसे पहले स्कूल पहुंचते ही स्कूल की सफाई करना शुरू कर देंगे, और सारे कूड़े को, गंदगी को एक जगह जमा करते जाएंगे। और जब हमारे स्कूल के सभी टीचर्स स्कूल पहुंचने लगेंगे, तो हम उस गंदगी को फेंकने की कोशिश करेंगे, और इस तरह हम सभी टीचर्स के प्यारे चहेते बन जाएंगे। बस यही एक तरीका है हमारे पास, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। अशरफ, कभी कभी तुम मुझसे भी बेहतर बातें कर लेते हो। अरे आखिर तुम्हारा बड़ा भाई जो हूँ। सही बात है। अच्छा सुनो, अब हमें सो जाना चाहिए, क्योंकि कल हमें सुबह जल्दी पहुंचना है, और हमारे टीचर्स के आने से पहले हमें अपना कमाल दिखाना है। चले? चलो। अफजल, आखिर वक्त आ ही गया फॉर्मूला नंबर 44 को इस्तेमाल करने का। वो देख, सभी असातिज़ा आने लगे हैं, इसीलिए कितनी भी गंदी चीज क्यों ना हो, हम उसे अपने हाथों से ही साफ करेंगे। सही कहा। चल मेरे भाई, अब तो शुरू हो जा। ठीक जा रहा है ना? सही है। अरे ये क्या? ये बच्चे आखिर क्या कर रहे हैं? और ये बच्चे हैं कौन? दूर से तो मुझे ये अशरफ और अफजल जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये भला स्कूल में झाड़ू क्यों लगा रहे हैं? मुझे जरा देखना होगा कि ये बच्चे आखिर कर क्या रहे हैं। प्यारे बच्चों, जरा सुनिए तो, जरा इधर आइए। बच्चों, आप ये सब कुछ क्या कर रहे हो? अरे रहने दो मैम, हम कर लेंगे।
बच्चों वो तो ठीक है, लेकिन इतनी गंदी चीजें, ये कूड़ा करकट, ये आप सब अपने हाथ से क्यों उठा रहे हो? मैडम हम दोनों हैं। अच्छा, अशरफ और अफजल, तो आप लोग ये सब क्या कर रहे हो? मैडम मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये कि आज हम स्कूल वक्त से पहले आ गए। अच्छा। और दूसरी बात ये कि आज हमारी वैन ने हमें जल्दी पहुंचा दिया। और तभी मैंने देखा हमारा स्कूल का मैदान बहुत ज्यादा गंदा पड़ा है, और मैंने सोचा कि क्यों ना वक्त का फायदा उठाया जाए, और हम सफाई करने लग गए। शाबाश बच्चों, ये तो वाकई में बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस गंदगी को, इस कूड़ा करकट को अपने हाथ से उठाने की क्या जरूरत थी भला? इसकी चिंता ना करें मैडम, हम तो इसे उठा के फेंक देंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, आपकी दानिशमंदी पर मैं वाकई में बहुत खुश हूँ, और यकीन मानिए प्रिंसिपल साहब से मैं आपकी तारीफ जरूर करूंगी। लेकिन अभी फिलहाल आप लोग जाइए, अपने हाथ साफ कर लीजिए, आपके स्कूल का भी तो वक्त हो रहा है ना? ठीक है मैडम, पर पहले इस कूड़े कबाड़ को ठिकाने तो लगा दें। आपने वैसे भी बहुत काम किया है और आपको उसका इनाम जरूर मिलेगा। हम हैं नन्हे दानिशमंद, नहीं किसी से कम।